हेलो क्लास। सबको बताया कि आज थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे प्रॉब्लम आते कैसे हैं और कई सारे प्रॉब्लम भी मैंने कराए। अब उसके बाद सेकंड क्या होता है यहाँ पे गॉस लॉ। गॉस लॉ से मतलब गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक टॉपिक होता है टोटल इंटीग्रल सरफेस। समझ आ रही ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल इंटरनल सरफेस, याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल इंटीग्रल सरफेस। अब क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल सरफेस। आपको तो अगर मान लो एक क्लोज सरफेस है, समझ आ रहा है ना, तो क्लोज सरफेस में कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो फ्लक्स निकालने के लिए तो हमेशा याद रखना ऑलवेज की टोटल का वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते अपन क्या होता है कि एक एलिमेंट का या एक सेक्शन का क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं और उस सेक्शन को ऐड करते जाते हैं या उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देन क्या होता है टोटल का निकल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का रूल है। अब ये समझना है मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक स्फीयर लिया था और यहाँ पे चार्ज प्लेस किया था। तो चार्ज से आपको पता होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है उससे अबे होता है कि नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे अबे इमर्ज होते हैं और ये क्या होता है यहाँ पे इसमें क्या होगा प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या होता है अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर देखा जाए तो यहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो यहाँ पे जनरेट होगा और इसमें क्या होता है यहाँ पे टर्मिनेट होता है। तो ये याद रखना यहाँ पे किसके अबाउट में बता रहा हूँ यहाँ पे कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो व्हाट्स हैपन, चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे व्हाट्स हैपन। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस पूरी सरफेस के कारण, लेकिन हमने क्या किया एक छोटा सा एलिमेंट लिया। तो एलिमेंट लेते हो तो आप बताओ टोटल एरिया अगर पूरे का चाहे स्क्वायर हो कुछ भी हो एनी टाइप ऑफ बॉडी, समझ में आ रही है ना। तो किसी भी टाइप का अगर बॉडी होगा तो डेफिनेटली क्या होता है कि यहाँ पे टोटल अगर एरिया ए है तो अगर छोटा से स्मॉल सेक्शन होगा तो उसका एरिया क्या होगा यहाँ पे डी ए। अब एरिया वेक्टर तो आपको समझाया है कि एरिया वेक्टर अगर मान लो ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी सरफेस के क्या होता है यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डी ए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ऐसे यहाँ भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा आएगा तो इस सेक्शन के कारण या एलिमेंट के कारण अगर देखा जाए तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे डी फाई, क्योंकि एरिया क्या है डी ए। अगर छोटा सेक्शन होगा तो छोटे फील्ड लाइन पास होंगे कि नहीं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई यहाँ से 10 फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इससे इधर से क्या होता है यहाँ पे 4 फील्ड लाइन पास हो रहा है, अब इतने सेक्शन से कितना पास होगा तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 2। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे कि अगर टोटल से 5 फ्लक्स आएगा तो यहाँ पे इतने सेक्शन से कितना आएगा d5, क्योंकि स्मॉल ले रहे हो तो d5 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे dA। इतना समझ में आ रही क्या, यहाँ पे d5 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे dA। और ये चीज अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E dA। ये क्या होता है यहाँ पे E dA cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DA। आप सबको पता होगा मैंने फ्लक्स में पढ़ा है जब डेफिनेशन समझा रहा था उसी टाइम पे बोला था कि थीटा क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है एरिया वेक्टर के बिटवीन डायरेक्शन होता है। तो यहाँ भी सेम केस है। अब क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन के बेसिस से लिख लिया तो आप बताओ टोटल फ्लक्स कितना आएगा। अब टोटल फ्लक्स का मतलब क्या करना होगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेना होगा कि नहीं। अब ये ध्यान से सुनना है, अरे एक एलिमेंट के कारण d5 आ रहा है तो सारे एलिमेंट को ऐड किया जाए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि नहीं। कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो इंटीग्रेशन और पार्टिकल सिस्टम होता है तो समेशन लेते हैं अपन, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं। तो ये क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे जो काम लेफ्ट साइड कर रहे हो सेम काम क्या होता है यहाँ पे राइट साइड। तो ये क्या होता है यहाँ पे E इंटू DA और इधर क्या होता है यहाँ पे cos थीटा। तो ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पे टोटल कितना आएगा 5 और इधर क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन E इंटू क्या होता है यहाँ पे DA और ये क्या होता है यहाँ पे cos थीटा। एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे जब लिखते हो फॉर्मूला ये रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे टोटल इंटीग्रल क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल इंटीग्रल सरफेस। और टोटल इंटीग्रल सरफेस में एक
सिंबल लगा रहा हूँ यहाँ पे क्लोज का। आपको बुक में देखना, बहुत सारे बुक में या नोटबुक आपको मैं देता हूँ, तो नोटबुक में देखोगे तो इस तरीके से क्लोज सिंबल लगा रहेगा। क्लोज सिंबल का मतलब क्या होता है कि जो भी एरिया लेते हो वो हमेशा क्लोज रहेगा। इसलिए फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए सरफेस के कारण तो कितना होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल EDA और क्या होता है यहाँ पे cos थीटा। इतना याद रखना है हमें, यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू निकल जाता है। तो याद रखना फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज्ड इंटीग्रल EDA cos थीटा, इतना याद रखना। तो ध्यान देना यहाँ पे, अभी क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल इंटीग्रल सरफेस, वो भी क्लोज्ड, एक केस पढ़ा। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे गॉस लॉ क्या होता है। आपको तो गॉस लॉ क्यों पढ़ना जरूरी होता है, सबसे पहले कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप फिजिक्स में तो ये रिक्वायरमेंट होती है, क्यों पढ़ना हमें जरूरी होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो भी क्या होता है कि जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अभी आपको बोला जाए स्फीयर के कारण, या क्या होता है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सिलेंडर के कारण, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इजीली वैल्यू सॉल्व कर सको, इसलिए क्या होता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। तो गॉस ने एक ऐसा लॉ दिया जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहां पे एक प्रॉपर मेथड देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। यहाँ अगेन उन्हीं सारी चीजों को इसके गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि हाउ टू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ ने बोला क्या, इनका स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या दिया है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे, बोथ इनसाइड और एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस ओवर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कहने का मतलब क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी, अगर मान लो यहाँ पे एक क्या होता है इस टाइप का शेप ले लिया। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कोई मतलब ये फिक्स नहीं होता कि ऐसे ही प्रॉपर्ली आप शेप बनाओ, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना सकते हो आप, समझ में आ रहे ना। तो यहाँ पे कोई भी हमने क्या किया, एक सरफेस लिया और इस सरफेस के इनसाइड अगर देखा जाए तो चार्ज क्या दे रखा है यहाँ पे, Q। तो Q इनक्लोज क्या आ रहा है इस सरफेस के इनसाइड, Q आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू अगर देखा जाए तो फाई टोटल का वैल्यू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा वैल्यू यू नो दैट कि फ्लक्स का क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी, ये वेक्टर ये तो हमने फ्लक्स में पढ़ा था। तो एक तो फ्लक्स का वैल्यू ये भी रहेगा और फ्लक्स का दूसरा वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप पढ़ के आए हो, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो कि नहीं भाई। फाई का ये भी फॉर्मूला होता है और फाई का इससे पहले भी फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो दोनों से क्या रिजल्ट निकालोगे कि अगर दोनों चीजें सेम है तो यहाँ पे एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशन प्रॉपर निकल आता है जिससे आप इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखना इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। तो ध्यान देना यहाँ पे इन्होंने बोला क्या, गॉस जी ने बोला क्या है ये समझना यहाँ पे। द सरफेस, हाँ गॉस जी थोड़ा बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारे प्रॉब्लम इनसे इसलिए सॉल्व हुए, समझ में आ रहा है ना। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, कहने का मतलब एक क्लोज्ड यहाँ पे सरफेस है और इसके इनसाइड जितने भी चार्ज होंगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू Q इनक्लोज्ड टाइम। अब ये ध्यान देना क्या बोला है, द चार्ज फिर आगे ओवर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, तो जो भी Q इनक्लोज्ड आएगा उसका नेट देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल होके Q क्या आ रहा है यहाँ पे, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल रिजल्ट ऑफ यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से टोटल फ्लक्स का वैल्यू है और किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर मैंने चार्ज रखा तो ये देखो यहाँ पे फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है कि नहीं। अब मान लो 5 फील्ड लाइन निकल रहे हैं तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 5। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज हमने लिया चार्ज, और अगर कोई क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस लिया उसको अभी फर्दर चल के बोलेंगे गॉसियन सरफेस, और कैसे लेना होता है ये भी डिसीजन हमें लेना होगा। तो याद रखना यहाँ पे ये Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूसरा क्या होता है जो फ्लक्स का पहले फॉर्मूला हमें पता था, दोनों का रिलेशन ही क्या कहलाता है यहाँ पे, गॉस लॉ। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ यहाँ पे गॉस लॉ का मीनिंग होता है। अब एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे कि गॉस लॉ का मीनिंग समझ में आएगा तो यहाँ पे इस
वर्ड का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। क्यू इनक्लोज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे क्यू इनक्लोज का मीनिंग क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक हमने ऐसे क्या होता है एक सरफेस लिया, आड़ा टेढ़ा देख रहे हो, कोई मतलब प्रॉपर नहीं है कि स्फीयर बनाओ या सिलेंडर बनाओ, ये जरूरी नहीं है, कोई भी शेप हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। और इसके इनसाइड चार्ज कितना है Q1 Q2 Q3, ठीक है। और एक बाहर भी चार्ज दे रखा है Q4। आपको पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू बताओ इस सरफेस के कारण। व्हाट डू यू यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। समझ आ रहा है ना, कैसे सॉल्व करोगे, तो अब ये सोचना होगा आप कि यहाँ पे क्लोज क्यों, क्योंकि फ्लक्स का टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा है कि नहीं। अब क्यू इनक्लोज का मतलब क्या होता है, इस सरफेस के इनसाइड जितने चार्ज होंगे उनका क्या करोगे, सम कर लोगे कि नहीं। अगर सम करोगे तो यहाँ पे अगर सम किया हमने सारे चार्जेस का, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होता है यहाँ पे Q3 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकल आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब होता है कि टोटल फ्लक्स जो इनसाइड चार्ज होगा उसका तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो आउटसाइड होगा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। बात समझ आ रहा है, यहाँ पे ये चीज को समझाया क्योंकि क्यू इनक्लोज का यहाँ पे मीनिंग रहेगा। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आप समझना है यहाँ पे मेन चीज, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है या नहीं आता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल हमेशा याद रखना, इनसाइड चार्जेस के भी कारण होते हैं और आउटसाइड। अरे भाई आप ये बताओ, क्या इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उसको मना थोड़ी कर सकते हो, नहीं मना कर सकते ना। तो याद रखना ये साफ साफ लिखा है कि द चार्ज, यहाँ पे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, मतलब जो ये सरफेस गिवन है उसके इनसाइड जितने चार्ज हैं और फिर क्या होता है यहाँ पे सरफेस के अगर देखा जाए तो आउटसाइड। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस गिवन था इसके इनसाइड जितने चार्ज थे, मान लो Q1 और Q2 दे रखा है, इसके आउटसाइड क्या दे रखा है यहाँ पे Q3। तो फ्लक्स अगर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स का डायरेक्टली वैल्यू देखा जाए तो इनसाइड के क्या आ रहा है Q1 और Q2, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसके चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। समझ आ रहा है ना। तो चाहे इनसाइड चार्ज हो चाहे आउटसाइड, कई बार थॉरोली क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि अच्छा इनसाइड लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के ही कारण लिया जाएगा, आउटसाइड के कारण नहीं। फ्लक्स का वैल्यू इनसाइड के कारण लिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आउटसाइड के भी कारण आता है, इनसाइड के भी कारण होते हैं। समझ आ रहा है ना, इतना याद रखना। तो ध्यान देना बच्चों, अभी मतलब गॉस लॉ क्या होता था ये समझाया। गॉस लॉ में प्रॉपर्ली मैंने समझाया कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या होता है, फ्लक्स के दो अलग अलग वैल्यूज को एक साथ क्या होता है यहाँ पे इक्वेट कर दिया, वही गॉस लॉ था। समझ आ रहा है ना। अब उसके बेसिस से यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, मतलब आपको पढ़ना होगा एक तो क्लोज्ड इंटीग्रल के बेसिस से क्वेश्चन, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू बताओ, क्यू इनक्लोज्ड का क्या रोल होता है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स इन शोन फिगर। कहने का मतलब इस दिए हुए फिगर में टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सोचो यहाँ पे टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, मान लो यहाँ पे बाहर एक मैं और टर्म यूज कर रहा हूँ, Q3 भी दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 वो भी माइनस है, याद रखना यहाँ पे, और ये क्या होता है यहाँ पे Q3 प्लस साइन। तो याद रखना टोटल फ्लक्स अगर देखा जाए तो इस पूरे सरफेस के कारण अब क्या रूल होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, और रूल तो यही है। तो फ्लक्स का वैल्यू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हो। Q इनक्लोज्ड कितना आ रहा है, तो ध्यान दें यहाँ पे इसके इनसाइड कितने चार्ज हैं, एक तो Q1 है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे माइनस Q2। तो यहाँ पे माइनस विद साइन लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, और डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। क्या Q3 का रोल है, आंसर नो। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड है। फ्लक्स में देखा जाए तो Q इनसाइड का मतलब होगा जब फ्लक्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे इनसाइड जितने चार्जेस होते हैं उनका रोल होता है, लेकिन आउटसाइड चार्ज का नहीं होता। लेकिन फील्ड निकाल रहे हो तब वहां पे होता है। तो फ्लक्स और फील्ड दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट करना जल्दी से। अब सेकंड का जल्दी से आंसर बोलो आप लोग, आंसर क्या आना चाहिए भाई, देखना है यहाँ पे आंसर क्या आएगा सेकंड का। देखो सेकंड में
टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे Q इंक्लोज तो कितना हो जाएगा Q माइनस Q, क्योंकि ये प्लस है, दूसरा माइनस डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू, अब ये क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या होता है फ्लक्स क्या आएगा यहाँ पे 0। तो नेट चार्ज अगर देखा जाए तो 0 आ रहा है कि नहीं, जब नेट चार्ज इनसाइड ऑफ द क्लोज्ड सरफेस 0 आएगा तो डेफिनेटली फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है, इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 0। बट यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू देखा जाए तो कितना आ रहा था यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहेगा कि आउटसाइड का क्या रोल रहता है या नेगेटिव का क्या रोल होता है। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का फ्लक्स का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, नेगेटिव फ्लक्स कब बोला जाता है, पॉजिटिव फ्लक्स। ये नोट कर लेना सब लोग, अगर नहीं नोट कर पाए हो तो पॉज करके वीडियो नोट कर लेना इस चीज का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे तो पॉजिटिव फ्लक्स किसे बोलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। तो याद रखना अगर चार्ज इनसाइड टोटल चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेट चार्ज हमने Q इंक्लोज अगर पॉजिटिव आए तो याद रखना फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब टोटल फ्लक्स का वैल्यू ऑल्सो क्या रहेगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 2Q चार्ज है इनसाइड, तो यहाँ पे बताओ फ्लक्स का वैल्यू टोटल कितना आएगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए कि नहीं, यही तो आएगा ना, क्योंकि इनसाइड कितना चार्ज है टोटल 2Q और प्लस है या माइनस, आंसर क्या होता है यहाँ पे प्लस। दूसरा नेगेटिव फ्लक्स क्या होते हैं, तो याद रखना यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो ये चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस 2Q, तो यहाँ पे फ्लक्स टोटल कितना आएगा, तो आंसर सीधे सीधे आप बोल दे यहाँ पे माइनस 2Q और इज यहाँ पे क्या होता है डिवाइडेड बाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स और एक क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फील्ड लाइन क्या होता है यहाँ पे बाहर निकल रही है कि नहीं, इसको पॉजिटिव बोलोगे, और इसमें फील्ड लाइन क्या आ रहा है यहाँ पे इनसाइड, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स बोल दिया। तो ये याद रखना है हमें। अब बात करेंगे इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो सबसे मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ठीक, तो ध्यान दें यहाँ पे गॉसियन सरफेस की बात करते हो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस का डिस्कशन किया था, तो अभी गॉस लॉ के रूल समझाए थे कि गॉस लॉ का मीनिंग क्या होता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस में 2 पॉइंट फटाफट नोट भी कर लो आप लगे तो, और नोट करके समझना है यहाँ पे क्या होता है। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज शुड बी यूनिफॉर्म और जीरो। हमेशा याद रखना कि अगर आपने सरफेस लिया तो ऐसा नहीं कि मतलब ये चार्ज है और आड़ा टेढ़ा कुछ भी ले लिया, समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं लेना होता है। हमेशा याद रखना, इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम को और ज़्यादा आप टफ बना दोगे। समझ आ रहा है, इंटीग्रल जो करने आता है, जिनको इंटीग्रेशन आता होगा अच्छे से, उनको पता होगा कि अगर प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म नहीं लिया तो डेफिनेटली क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमें क्या होता है कि चार्ज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। मान लो ये पॉइंट चार्ज है तो इस हिसाब से डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जीरो तो कभी कभी कुछ केसेस में आएंगे, अदरवाइज क्या होता है यूनिफॉर्म। जैसे ये पूरा सरफेस, इसको बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। अगर गॉसियन सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, 4 पॉइंट गिवन है, चारों ये ईच पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा, सेम आएगा कि नहीं। तो जब डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो सेम होने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज शुड बी यूनिफॉर्म और जीरो। अब सेकंड पॉइंट देखना है यहाँ पे, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ईदर पैरेलल और क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहने का मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे देखा जाए तो यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो पैरेलल होना चाहिए या तो क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। 2 एग्जांपल दिया है, या तो ये जो सरफेस दे रखा है यहाँ पे ऐसे सरफेस दिए है कि नहीं, तो इस सरफेस की क्या है तो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यह इसकी क्या होता है यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए। तो याद रखना ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गॉसियन सरफेस के। 2 चीजें हमें याद रखनी है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि आपको याद रहे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट का, कि मतलब एवरी पॉइंट पे देखा जाए सरफेस पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है पैरेलल होना चाहिए या तो क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। जैसे एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर का अगर देखा जाए तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा, तो इधर को आना चाहिए कि नहीं।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर के सरफेस से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है कि नहीं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, अगर ये मार्कर है ध्यान देना यहाँ का, और ये लाइन चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट, इसके इनसाइड ऐसे एक लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड लाइन तो ऐसे निकलता है ना, तो इस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके क्या होगा, पैरेलल। समझ में आ रहा है ना। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, पैरेलल हो सरफेस के, या तो परपेंडिकुलर। ये याद रखना यहाँ पे दूसरा पॉइंट था। तो फर्स्ट कंसर्न अबाउट टू गॉसियन सरफेस, और सेकंड कंसर्न क्या होता है यहाँ पे, अबाउट टू गॉसियन सरफेस। ठीक है ना।